नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। न्यूज़ की शुरुआत बहुत ही दुखद न्यूज़ से करेंगे। आपको पता ही होगा कि एयर इंडिया का प्लेन था जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ कर रही थी। टेक ऑफ करते ही 20 सेकेंड के भीतर ही एयरपोर्ट कैंपस के ठीक बाहर एक मेडिकल कॉलेज है, उस पर वो क्रैश हो गया और 242 लोग जो थे उनमें से शायद एक की जान बच गई, बाकी वो सभी के सभी मारे गए हैं। और उसके साथ में जिस मेडिकल हॉस्पिटल के मेस पर में गिरा है वहाँ के भी कई सारे स्टूडेंट्स मारे गए हैं। तो अभी तक जो आंकड़ा आया है वो 264 का है। ये आंकड़ा नहीं है, ये व्यक्ति है, परिवार है। 264 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हुई है कल। तो शोक प्रकट कर सकते हैं इसमें। ये टेक्निकल एरर था। इसी न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक जगह दिया हुआ है कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि बर्ड हिट के कारण शायद हुआ है, बर्ड हिट के कारण। लेकिन प्लेन में 2 इंजन होते हैं। ये जो बड़े प्लेन होते हैं, बड़ा प्लेन था ड्रीम लाइनर, बोइंग का है। बोइंग कंपनी की ऑलरेडी स्थिति चरमराई हुई है। उसके बहुत सारे प्लेन पर आरोप लगे हैं और ये भी आरोप लगा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण से बोइंग के प्लेनों की क्वालिटी धीरे धीरे करके ख़राब हो गई है। नेटफ्लिक्स अगर आपके पास में होगा तो उस पर देखिएगा, बोइंग का पूरा केस स्टडी डाला गया है। उसके साथ में ये भी है कि बोइंग के बहुत सारे ड्रीम लाइनर जो है ये 1100 करीब में एक दिन में उड़ान भरते हैं, पूरे दुनिया भर को मिला लें हम लोग तो ये प्लेन सक्सेसफुल माना जा रहा था। फिर भी कुछ टेक्निकल एरर हुआ होगा जिसके कारण से कल ये क्रैश हो गया। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी बैठे हुए थे। वो लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो ये तो छोटा सा न्यूज़ था, बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है। कल से इस चीज़ से उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसको हमने बस न्यूज़ के तौर पर पढ़ा है। इसके डिटेल जैसे ड्रीम लाइनर क्या है, बोइंग कंपनी क्या है, ये सब आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको करवा दूँगा। एक और बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, वो है कि कल यूएस ने ऐलान किया था कि उसके जितने भी बड़े अधिकारी, कार्यकर्ता, मतलब कि कार्य करने वाले ऑफिसर्स हैं, इराक में हैं या अलग अलग देशों में हैं मिडिल ईस्ट के, उन सभी को उसने निकालना शुरू कर दिया है और निकाल करके अमेरिका वापस ले जा रहा था। उसको पहले से पता था कि इजराइल ईरान पर में अटैक करने वाला है। कल रात में तड़के सुबह में, आज तड़के सुबह में ईरान के ऊपर में इजराइल ने अटैक किए हैं, जिसमें उसके जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड हैं उसके चीफ मारे गए हैं, पैरामिलिट्री के चीफ मारे गए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। अटैक इतना घातक था कि कोई भी इस तरह के लोग बच नहीं पाए। बिल्कुल सटीकता के साथ अटैक किया गया था। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन करके है, इसके बारे में पढ़ाऊँगा आपको। IAEA इसने ईरान की आलोचना की थी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन करके है, ऐसे ही है एक संस्था, एजेंसी है, एसोसिएशन एजेंसी है। इसने ईरान की आलोचना की थी कि ईरान ने जो परमाणु संबंधी उसको एग्रीमेंट को मानना था, जिसमें परमाणु का उपयोग केवल सिविल मामलों के लिए करना था, उसका उल्लंघन किया है और उसने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को बढ़ावा भी दिया है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है ईरान। इसकी पुष्टि कर दी थी IAEA ने। इसके पश्चात से अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर डील चल रही थी, न्यूक्लियर बातचीत चल रही थी कि भाई डील पर हम लोग पहुंच चुके हैं, वो भी माना जा रहा है कि केवल बातचीत करने के लिए ही बात चल रही थी। दरअसल में इजराइल को तैयारी देने का एक मौका चाहिए था, वही मौका इस बातचीत के ज़रिए दिया जा रहा था। अगर आप न्यूज़पेपर डिस्कशन को सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे पिछले 6-7 महीनों से, तो मैंने इस साल की शुरुआत में जनवरी में ही बोला था कि 2025 में ये लोग ईरान को निपटाएंगे। आपको याद होगा अगर, तो वो इसी चीज़ की शुरुआत हो गई है। नेतन्याहू पर, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इनके ऊपर इनके देश में ही संकट खड़ा हो गया है। इनके सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और इनके सरकार पर लोगों का भरोसा है नहीं। तो बड़ा ही अच्छा सा तरीका होता है, किसी देश पर अटैक कर दो तो जनता जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में चुप होकर के बैठ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि नेतन्याहू ने रातों रात ईरान पर में अटैक कर दिया है और अटैक इतना घातक है कि माना जा रहा है कि ये फुल स्केल वॉर की तरफ में जा सकता है, शुरुआत हो सकती है। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? एक तो ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, एक टॉपिक आपको IAEA वाला मैंने बता दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है जेंडर को लेकर के
जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट जो प्रकाशित किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, उसको हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ भारत का ऊर्जा मंत्रालय जो है उसने एसी के तापमान कितना होना चाहिए इसको लेकर बातचीत की है कि 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। एसी क्या है, उसके पीछे कारण, एसी किस प्रकार से काम करता है, किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है जो 15 जून से परसों से ही शुरू हो रहा है। अब तो 2 ही दिन बचे हुए हैं। जिन्हें भी जुड़ना हो जुड़िएगा, आपको शानदार टेस्ट मिलेंगे, उसके PDF एक्सप्लेनेशन और वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे। 15 तारीख से है, 15 को पहला है, फिर 18 को है, फिर 21 को है, आखिरी टेस्ट 6 अगस्त को है, जिसके 1 महीने के पश्चात आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 30 तारीख को एग्ज़ाम संभव नहीं है क्योंकि UPSC मेंस का एग्ज़ाम है 31 तारीख तक, इसलिए प्रीलिम का एग्ज़ाम तो बीच में संभव है ही नहीं सिविल सर्विसेज का। तो मान सकते हैं कि 2-3 दिन या सप्ताह भर आपका डेट आगे बढ़ सकता है प्रीलिम एग्ज़ाम का, लेकिन फिलहाल में आपको 30 अगस्त मानकर ही तैयारी करनी है। ये टेस्ट सीरीज़ है, लोएस्ट प्राइस पर है। जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनके लिए 499 प्राइस है, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आप पेड ग्रुप में शामिल नहीं हैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए, तो 649 है। सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन टेस्ट मैं आपको दूंगा, जुड़ेंगे तो सही रहेगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ यही है कि इंडिया मार्क्स ए रिलेटिव ड्रॉप इन जेंडर पैरिटी, जिसमें कहा गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंकिंग गिर गई है, वो भी अच्छी खासी गिरी है। तो पहले तो रैंकिंग देखेंगे, उसके बाद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट को समझेंगे, बेहतर कौन है, कौन सबसे ख़राब है, इसको भी देखेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की जो स्थिति है उसको भी हम लोग देखेंगे। कई सारे लोग दक्षिण एशिया शब्द से भी परिचित नहीं होते हैं। ये एशिया है, इसमें ये रूस है, उसके बाद से चीन है, यहाँ पर बीच में मंगोलिया है, फिर ये हिमालय का रीजन आ जाता है। इधर आपको जापान दिखेगा, यहाँ पर आपको ताइवान दिखेगा, इधर आपको दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। दक्षिण एशिया का मतलब होता है ये एशिया का नॉर्थ हो गया, ये एशिया का साउथ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान और उसके बाद से अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो देश हैं दक्षिण एशिया के देश कहलाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश आपको पता ही है कि थाईलैंड और ये सब जो देश हैं ये कहलाते हैं। इनको भी ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे कीवर्ड में कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती है, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया है। 2025 के अनुसार भारत में लैंगिक समानता में गिरावट आई है, जबकि भारत सरकार ने, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित किया था, संशोधन भी किया है संविधान में, जिसके द्वारा राजनीतिक अधिकार महिलाओं को दिए गए हैं। भारत की लैंगिक रैंकिंग में गिरावट आई, 148 देशों में 131वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में 9 स्थान, 2024 में हम लोग 122वें स्थान पर थे और 2025 में हम लोग 131वें स्थान पर आ गए हैं। 148 देशों में, 148 देशों में हम 122 से 131 पर आ गए हैं। दक्षिण एशिया में स्थिति की हम लोग बात करें, क्योंकि सवाल पूछा जाए भारत का समग्र स्कोर कितना है। भारत का समग्र स्कोर 64.1, भारत का ओवरऑल स्कोर है 64.1 है। जितना बेहतर स्कोर उतना ही अच्छा रैंक माना जाता है। देखिए अगला क्या है कि भारत का समग्र लैंगिक समानता 64.1 हो गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में 7 देशों में भारत 7वें स्थान पर है। बांग्लादेश ने इस क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, 24वें स्थान पर है। पिछले साल से 75 स्थान ऊपर आया है वो। क्षेत्रीय लैंगिक समानता का स्कोर 64.6% है। बांग्लादेश 24वां 77.5% है, शीर्ष 50 में से एक है। ये इसलिए होता है ना कि जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट अपना पपेट सरकार बिठाती है, उनकी हर रैंकिंग सुधरने लग जाती है। बांग्लादेश में रेडिकल इस्लामिक रिजीम आ रही है, इस्लाम के नाम पर कुछ भी होता है, कई सारे महिलाओं को मारा जाता है, बुर्खा कई जगहों पर अनिवार्य किया गया है और उनका रैंकिंग 24वां चल रहा है। दुनिया ऐसे ही चलती है गुरु, दुनिया ऐसे ही चलती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल 68.8% तक बंद हुआ है, जो कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा सुधार है। आइसलैंड 16वें साल शीर्ष पर रहा है, उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड है। पूर्ण समानता अभी भी 123 साल दूर है। अगर 123 साल तक पूरी दुनिया मिलकर के सही तरीके से काम करेगी, तब जाके पूर्ण समानता स्थापित हो पाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल कितना % पर बंद हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। और आइसलैंड 16 वर्षों से नंबर 1 पर बैठा हुआ है, वहाँ पर माना जाता है कि अप्रॉक्स पूर्ण समानता स्थापित है। भारत प्रगति और चुनौतियाँ, आर्थिक भागीदारी और अवसर। भारत का स्कोर 0.3 अंक बढ़कर सुधरा, लेकिन श्रम बल भागीदारी 45.9% पर स्थिर रही है। शिक्षा प्राप्ति, भारत का स्कोर 97.1 है, जिसमें साक्षरता और तृतीय शिक्षा में सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, भारत ने जन्म के समय
लिंग अनुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार किया है, लेकिन समग्र जीवन प्रत्याशा में पुरुष और महिला दोनों में कमी आई है। राजनीतिक सशक्तिकरण, भारत में राजनीतिक भागीदारी में गिरावट आई है, जो लगातार दूसरा वर्ष रहा है। संसद में महिला प्रतिनिधित्व 14.60 से घट करके 13.8% हो गया है और अगले वर्ष आपको जब 2029 के पश्चात से अगले वर्ष में 2029 के पश्चात से 33% रिजर्वेशन श्योर किया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में। मंत्री स्तरीय भूमिका महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से 5.6% हो गई है। 2019 में यह 30% थी, यानी कि मंत्रियों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर चुन करके कम लोग आएंगे संसद में तो मंत्री भी कम बनेंगे, इसी प्रकार से चलता है। दक्षिण एशिया में अन्य देश, नेपाल 123वां, श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138, पाकिस्तान 146 रैंक में भारत से नीचे है। क्षेत्र में आर्थिक भागीदारी 40.6% है। वरिष्ठ पेशेवर नौकरियों में 9.1% है, लेकिन आय में समानता 7.8 अंक तक घट गया है। क्या इतना सारा नंबर हम लोग याद रखेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं सर, आपको नहीं याद रखना है सर। इतना सारा नंबर याद करके क्या करेंगे सर? जो भारत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको केवल याद कर लीजिए, इतना सारा मत याद कीजिएगा। जब ज़रूरत हो, जैसे मान लीजिए निबंध लेखन करते समय, आंसर राइटिंग करते समय ज़रूरत हो तो रिपोर्ट को सर्च करके लिख लीजिएगा, जिससे ये होता है ना, आंसर राइटिंग के दौरान जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो दिमाग में याद रह जाता है। शिक्षा में क्षेत्र का स्कोर 95.4% है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 95.5% है, लेकिन जन्म के समय लिंग अनुपात 1% की कमी भी आई है। राजनीतिक सशक्तिकरण में क्षेत्र का स्कोर 26.8% है। ये पूरे दक्षिण एशिया की बातचीत की जा रही है। अब हम लोग जरा इस रिपोर्ट के बारे में समझेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या और क्या क्या इसमें पैमाने होते हैं। समानता को मापने वाला, महिला और पुरुष समानता को मापने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये रिपोर्ट है, जिसको कहा जाता है जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 है। हर वर्ष इसका एक संस्करण जारी किया जाता है। लैंगिक समानता को मापने वाला एक वार्षिक सूचकांक है जो 4 मुख्य आयाम, आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य व जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर मापा जाता है। कौन कौन से पैरामीटर हो गए? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये जो 4 मुख्य पैमाने हैं इनको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। यह रिपोर्ट 2006 से प्रकाशित हो रही। दूसरा प्रीलिम फैक्ट, कब से प्रकाशित हो रही? 2006 से हो रही है। कितने वर्षों पर होती है? तो प्रत्येक वर्ष होती है। वार्षिक रिपोर्ट इसको कहा जाता है, एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं। लैंगिक समानता की प्रगति को ट्रैक करती है। 2025 के बारे में जहां पर विवरण दिया गया है, जिसमें मैंने भारत का विवरण आपको पढ़ा दिया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 2025 से वैश्विक लैंगिक अंतर 68.8% तक बंद हुआ है, जो पिछले साल 68.5% था। उससे 0.3% का ग्रोथ देखा गया है। पूर्ण समानता की समय सीमा वर्तमान गति से, अगर जिस प्रकार से अभी पूरे दुनिया में पूर्ण समानता स्थापित हो रही है, अगर इसी प्रकार से होता रहा तो 123 सालों में हम लोग पूर्ण समानता को प्राप्त कर लेंगे। 2030 के सतत विकास लक्ष्य से कहीं आगे है। यह रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट 134 साल सुधार मतलब देखा जा सकता है। शीर्ष प्रदर्शन वाले देश कौन कौन से हैं गुरु? तो आइसलैंड टॉप पर है, जिसने अपने लैंगिक अंतराल का 90% से अधिक, समझिए जरा 90% वहाँ पर लैंगिक समानता है। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड का स्थान है। दक्षिण एशिया में 7वें स्थान पर 64.6% स्कोर के साथ भारत बैठा हुआ है। इसके नीचे का मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। भारत की स्थिति, रैंकिंग में गिरावट, हर चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। भारत की इस बार की रैंकिंग है 131, पिछले साल थी 122 रैंकिंग भारत की थी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि डिटेल द हिंदू में आया कि साइंस बिहाइंड राइट एसी टेम्परेचर। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय, खट्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और खट्टर साहब ने कहा कि भाई अब एसी का तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सी के बीच में रखना होगा। 20 डिग्री से कम करोगे तो ये गलत होगा। तो यानी कि आने वाले जो समय है उनमें जो नए एसी आएंगे, उस एसी के हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर लोएस्ट जो है वो 20 डिग्री दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 20 डिग्री तापमान से नीचे अगर आप एसी चलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। जब आप एसी में 1 डिग्री तापमान कम करते हैं तो 6% ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। सबसे आइडियल जो माना जाता है शरीर और स्वास्थ्य के लिए वो है 24 डिग्री सी पर आप बना करके रखें एसी का तापमान। अगर आप दिल्ली में या उसके आसपास या पटना में भी रह रहे होंगे तो गर्मी आपको पता ही होगा,
दिल्ली में कल फील्स लाइक जो टेम्परेचर था, मतलब जितना आपको फील होता है, वो 50.9 डिग्री सी था, मतलब अप्रॉक्स 51 डिग्री सी इतना फील हो रहा था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रह रहे होंगे मैदानी भाग में, दिल्ली पटना सब जगह एक ही हाल हो रखा है गुरु, तो आपको पता भी चल रहा होगा कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। होता क्या है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जब तापमान बाहर का अधिक हो जाता है तो लोग एसी का तापमान कम कर देते हैं, एसी का तापमान कम कर देते, 16 डिग्री पर लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है, साइंटिफिक नहीं माना जाता है इसको। 24 डिग्री सी तापमान इसलिए आइडियल माना जाता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो ठंडा रहता है और उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नहीं, 16 डिग्री सी में अत्यधिक ठंडा हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती है। दूसरा ये भी है कि जब बाहर हाई टेम्परेचर होता है और अंदर आप एसी का टेम्परेचर कम करेंगे तो जो बाहर कंडेंसर लगा होता है उस पर जोर अधिक पड़ता है और वो फूक सकता है, जल सकता है, ख़राब हो सकता है, पूरा एसी यूनिट आपका जल सकता है। ये भी एक साइंटिफिक कारण माना जा रहा है। जरा इसको हम लोग समझेंगे कि भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने गर्म देशों में एयर कंडीशन एसी का तापमान 20 डिग्री सी से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने की सलाह दी है। लेकिन अगर सारा सलाह इनका सही होता तो हम मास्टरों का क्या काम था, हम फिर आपको क्या पढ़ाते, हम तो फिर भजन करने बैठ जाते, क्योंकि सारा कुछ तो आपको समझ में आ ही जाता। ऐसा भी नहीं है। खट्टर साहब ने जिन देशों का उदाहरण दिया, जैसे जापान का उदाहरण दिया उन्होंने, और भी कुछ एशिया के गर्म देशों का उदाहरण दिया, वो ये भूल गए कि जापान में जो गर्मी के सीज़न में हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है वो 38 डिग्री सी जाता है। 38 डिग्री में तो यहाँ पर लोग पंखा चला के चादर तान के सो जाते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 38 डिग्री सी यहाँ पर भारत में नहीं है। भारत में ऑन एन एवरेज टेम्परेचर अब 45 के ऊपर चला जाता है समर के सीज़न में, जैसे हीट वेव के दौर में जो अभी चल रहा है। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 18 से इस सुझाव को बढ़ावा देना शुरू किया, अब इसको सख्ती से लागू कर रहा है। इतना ही आसान होता सब कुछ तो कैसे हो जाता। जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े मेट्रो हैं, उसमें हज़ारों आदमी इकट्ठा होते हैं, मेट्रो में हज़ारों आदमी इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े मॉल में हज़ारों लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। तो जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर निश्चित तौर पर एसी का तापमान आपको कम रखना पड़ेगा। जो घर के एसी होते हैं भले आप उनको 24 पर चला लें, लेकिन कॉमर्शियल प्लेस के जो एसी होते हैं अगर आप उनको 24 पर चलाएंगे तो सफोकेशन हो सकता है, वो जगह ठंडा नहीं होगा। दूसरा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी क्षेत्र की कंपनियां, वहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर और सीपीयू रखे होते हैं जो हीट उत्सर्जित करते हैं, हीट उनसे निकलता है। आपने गौर किया होगा अगर, तो वहाँ पर भी अगर 20 डिग्री सी से ज़्यादा पर रहेगा तापमान तो काम ही नहीं करेगा, एसी काम ही नहीं करेगा। तो ये भी चुनौती को इग्नोर किया गया है, इसलिए इस जो फैसला है इसको काफ़ी हद तक क्या किया जा रहा है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। हालांकि बिजली बचाने में इसका बहुत अहम योगदान हो सकता है। मंत्रालय ने 6 महीने तक सार्वजनिक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि सभी नए एसी में डिफ़ॉल्ट तापमान सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस होगी। यही मैंने आपको समझाया कि 24 डिग्री सी सेल्सियस कर रहे हैं। उनको नहीं पता होगा कि भारत के मिडिल क्लास क्या करते हैं, एसी चलाते हैं और एक ही घर में सारे सो जाते हैं। वहाँ पर 24 डिग्री सी तापमान रहेगा तो पसीना ही आएगा, एसी कुछ काम ही नहीं करेगा। एक रूम में अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, 4 से ज़्यादा लोग, तो आपको निश्चित तौर पर तापमान एसी का और भी कम करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति क्या है, भारत में हर डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से बिजली खपत में 6% की कमी आती है। 6% की कमी आती है, यानी कि जितना डिग्री आप कम करेंगे 6% एनर्जी बढ़ती जाती है। 2023 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का अनुमान के लगाया कि 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाने से देश हर साल 20 बिलियन यूनिट बिजली बचा सकता है। 20 बिलियन यूनिट बिजली बचा सकता है। और गरीब परिवार, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर बिजली की कटौती की जाती है आमतौर पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में मस्त बिजली आती है गुरु, उत्तर प्रदेश में अभी भी बिजली की समस्या देखी जा रही है, तो वहाँ पर ये बिजली सप्लाई हो सकता है। भारत में 2 बिलियन एसी यूनिट हैं, 2 बिलियन एसी यूनिट हैं वर्तमान में। जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अभी ठंडक की कमी थी, मतलब कि 2 बिलियन एसी यूनिट है भारत में। आप इमेजिन कीजिए कितना सारा एसी पूरे देश भर में लगा हुआ है और ये सब के सब एक साथ चलते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं पहाड़ गया था घूमने, हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर किसी भी घर में आपको, शिमला में भी किसी भी घर में आपको एसी और फैन दिखेगा ही नहीं, वो यूज ही नहीं करते हैं। घर में बिजली खपत केवल गीज़र पर होता है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है तो वहाँ पर केवल और केवल गीज़र यूज किया था। ना तो फैन जानते हैं ना एसी जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो एसी की खपत है वो उत्तर भारत के मैदानी भाग में है, और दक्षिण में जैसे चेन्नई शहर हो गए, कोस्टल राज्य जितने हो गए, उन सभी में एसी की खपत है, क्योंकि कोस्टल प्रदेशों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एसी उसमें भी मदद करता है। ह्यूमिडिटी, घुटन वाली गर्मी ज़्यादा होती है। बेंगलोर में फिर एसी का खपत कम है, क्योंकि वहाँ पर तापमान सही रहता है तुलनात्मक रूप से। पुराने जो बेंगलोर के घर होते थे
वहाँ पर एसी का यूनिट भी नहीं होता था, उसका लाइन भी नहीं दिया गया रहता था। 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में बच्चे, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों में हाइपोथर्मिया या श्वसन रोग का खतरा बढ़ता है। देखिए यही चीज़ है, जॉइंट पेन, हाइपोथर्मिया, श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं जब आप एसी को बहुत कम पर चलाते हैं। तो 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ठंड से संबंधित बीमारियों में 20% की वृद्धि हुई है। आप एक बार को खुद ही सोचिए जरा तार्किक ढंग से, आपके घर का तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तो होगा नहीं कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। 18 डिग्री से निकल के अचानक से चले गए 48 डिग्री पर, जैसा लगा फ्रीजर से निकाल के चूल्हे पर रख दिया है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से स्वास्थ्य सही रहेगा, है ना। 18 डिग्री सी से अब बाहर जाएंगे, वहाँ पर तापमान है 40 डिग्री, 42 डिग्री, 48 डिग्री। कल आपको बताया कि दिल्ली में 51 डिग्री फील हो रहा था। तो कहाँ से स्वास्थ्य सही रहेगा। बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है क्योंकि उनका इम्यून सामान्य तौर पर कमज़ोर होता है। 2021 के एक अध्ययन से 309 बच्चों पर शोध से पता चला कि 18 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में बच्चों के फेफड़ों की कार्यक्षमता कमी आई है। ये मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यही पढ़ा रहा हूँ, इसी में सारा कंटेंट है, यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि एसी का तापमान कम करने का सुझाव दिया गया है, इसके क्या निहितार्थ हैं। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण, एसी का अत्यधिक उपयोग रेफ्रिजरेटर इसका कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। 24 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलने से ऊर्जा की खपत कम होती है, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है, यानी कि बिजली बचा लिया और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। WHO ने सुझाव, WHO ने 2018 में सुझाव दिया कि घर के तापमान, अंदर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस ऊपर होना चाहिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये तापमान हमेशा ही 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। मानक के अनुसार 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान आरामदायक माना जाता है। 16 से 19 डिग्री सेल्सियस बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठीक नहीं माना जाता है। विशेषज्ञों ने भी यही बोला है कि 24 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे बेहतर होता है, हमारे शरीर के लिए आइडियल माना जाता है, लेकिन ये शरीर को ठंडा रखता है, अधिक ठंड से बचाता है। 18 डिग्री सेल्सियस त्वचा का तापमान सामान्य से कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। बाकी इसके डिमेरिट, इस फैसले की डिमेरिट मैंने आपको समझाए। सार्वजनिक प्लेस, मॉल, वर्क प्लेस, ये जो जगह है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, इससे चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अधिक लोग काम करते हैं, मशीन होता है, कंप्यूटर रखा होता है, गाड़ियों के हीट होते हैं। जैसे मेट्रो अगर चल रहा है तो वहाँ पर गाड़ियों का हीट तो होगा ना, स्टेशन पर, स्टेशन भी फुल एसी होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। ये भी सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या कॉमर्शियल प्लेसेस को भी इसमें शामिल किया जाए या केवल होम यूज़ को शामिल किया जाए। तो खट्टर साहब ने बोला कि कॉमर्शियल, होम, यहाँ तक कि गाड़ी के तापमान को भी उन्होंने शामिल कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि एयर कंडीशनर एसी कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। अब अगर नेताजी कहीं पर जाएंगे भाषण देने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई एसी का तापमान कितना है, नेताजी खुद भी पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एयर कंडीशन वाष्प संपीड़न चक्र, वेपर कंप्रेशन साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है। वेपर कंप्रेशन साइकिल ये सिद्धांत है थर्मोडायनामिक्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी का सिद्धांत है, जिसमें गर्मी को एक जगह से हटा करके दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे ही गर्म हवा को हम हटाते हैं, उसकी जगह पर एसी द्वारा उत्पन्न ठंडी हवा स्थान ले लेती है, जिससे पूरा एसी जो है एयर कंडीशनर काम करता है। मुख्य अवयव क्या होते हैं एसी के? 4 इसके भाग होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, विस्तार वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर। ये 4 इसमें भाग होते हैं, ये 4 भाग होते हैं। कार्य प्रक्रिया क्या है? संपीड़न, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर गैस को संपीड़ित करता है। रेफ्रिजरेंट गैस जो है, फिलहाल में इसकी जगह पर अलग अलग गैसों का उपयोग किया जाता है, जैसे ओजोन का उपयोग भी किया जाता है ठंडा करने के लिए। और इससे पहले जब एसी की शुरुआत हुई थी उस समय अमोनिया का उपयोग किया जाता था, लेकिन अमोनिया बहुत ही तेज़ गंध करता है, इसके कारण से धीरे धीरे करके गैसों को बदला गया है। तो अगला चरण क्या है? कंडेंसर में गर्म रेफ्रिजरेटर गैस बाहर की हवा के संपर्क में आती है और ठंडी होकर तरल बन जाती है। इस प्रक्रिया से गर्मी बाहर निकल जाती है। तरल रेफ्रिजरेंट विस्तार वाल्व से गुजरता है, जहां इसका दबाव और तापमान तेजी से कम हो जाता है। यह ठंडा तरल अब इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेट होने के पश्चात से आपको ठंडी हवा सप्लाई करता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेटर में ठंडा रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्म हवा को गर्मी में अवशोषित करता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है और रेफ्रिजरेंट फिर से गैस बदल जाता है और कंप्रेसर में वापस चला जाता है। यही साइकिल दोहराता रहता है, यही 4 चरण जो हैं ये दोहराते रहते हैं, जिससे एसी काम करता है। आपको याद क्या रखना है? क्या ये सब कुछ पूछा जाएगा? नहीं, आपसे पूछा जाएगा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें गर्म हवा को स्थानांतरित किया जाता है दूसरे प्रकार की हवाओं से। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ही नहीं, आज इतना ही था, 3 न्यूज़ था मुख्य रूप से। बाकी ईरान वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, अपने पड़ोस में ही हो रही है। ईरान ठीक पड़ोसी है, पाकिस्तान के ठीक बगल में ही है। और आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात अमेरिका जो मान मनोबल में लगा हुआ था पाकिस्तान के प्रति, आपने देखा होगा ज़्यादा झुकाव, आर्मी डे में पाकिस्तान के चीफ को बुला रहा है, वो सब इसी कारण से हो रहा था ताकि पाकिस्तान इजराइल का हमेशा से दुश्मन रहा है, वो इसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता है। जो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो उसमें वो इजराइल के खिलाफ ना जाए, ईरान का साथ ना दे। इसलिए पाकिस्तान को बहुत पहले से, जब से युद्ध हुआ, युद्ध की सुगबुगाहट चल रही थी, उसको लार दुलार किया जा रहा है। ये सब उसी के पीछे सारा कुछ चल रहा था, जियो पॉलिटिक्स। देखिए अब क्या होता है, अगर युद्ध होता है इस रीजन में तो निश्चित तौर पर भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में समझ लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। टेस्ट सीरीज़ में जुड़िएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। पहला टेस्ट जो होगा वो तो आसान स्तर का है, उसका कट ऑफ तो 105 मैंने डिसाइड किया है। 105 से नीचे जिनके मार्क्स आएंगे, क्योंकि बहुत आसान टेस्ट है पहला, तो उनको ज़रा संभलने की ज़रूरत होगी भाई, क्योंकि 105 से कम उस टेस्ट में आपके आना नहीं चाहिए। खैर जब टेस्ट दूंगा तब तो आपको बताऊंगा ही वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।